दोस्तों इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंड क्यों सीखना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। यानी कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो आप लोग ये सब आसानी से निकाल सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल ये सब कैसे निकालते हैं ये सब हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप आगे आने वाली वीडियो अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए यहाँ पे हम 3 प्रश्न लिए हैं, यानी कि 3 संख्याएं लिए हुए हैं। हम लोग इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड का जो रूल होता है उसे भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है ये अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अभाज्य संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं और ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 2 अभाज्य संख्या होता है, 3 अभाज्य संख्या होता है, 5 अभाज्य संख्या होता है, वैसे ये सभी अभाज्य संख्याएँ हैं। और अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। यानी कि 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या, 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है ना। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। यानी कि अगर आपसे कहा गया है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो आप लोग क्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 ये होता है। यानी अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। वैसे देखिए 150 का अभाज्य गुणनखंड ये सब है, इन सब का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। और ये सभी देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, ये 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो अगर आपको कहा गया है कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो आप लोग क्या ज्ञात करते हैं, आप ऐसी अभाज्य संख्याएं खोजते हैं जिनका गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। जैसे आपको कहा गया है 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो आप ऐसी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे जिनका गुणा करने पर यही आ जाए। मान लीजिए आपको कहा गया है 150 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आप केवल ऐसी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे जिनका गुणा करने पर यही आ जाए। आप देख सकते हैं कि 150 को हम इन सब का गुणा करेंगे, यानी कि इन सब का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा और ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और 630 का अभाज्य गुणनखंड ये है, अगर हम लोग इन सब का गुणा करेंगे तो 630 आ जाएगा और ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अब हम लोग इसको ज्ञात कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पे इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हमने लिया है कि 150 का अभाज्य गुणनखंड हमने इतना कैसे लिखा, वैसे ही 630 का अभाज्य गुणनखंड हमने इतना कैसे लिखा, वही हम लोग समझेंगे। तो हमने यही तीनों प्रश्न लिया हुआ है। ठीक है। पहला प्रश्न है 150, हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 150 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो हमें 150 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 150 लिखेंगे इस तरह से और लिखने के बाद ऐसा रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ पे ऐसा रेखा खींचेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो हम लोग 2 से 150 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 से 150 में भाग लगाया तो यहाँ पे देखिए हल करने पर यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे शेषफल 0 लाना रहता है। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम लोग इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे और ये जो भागफल है इसको हम लोग इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम फिर एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए 2 से भाग देने पर यहाँ पे 0 आ गया तो अब हम लोग फिर से 75 में 2 से भाग देंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 से 75 में हमने भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता तो हम लोग इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं और इस 37 को नीचे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग जब 0 नहीं आया तो हम लोग 2 के बाद 2 के अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। तो अब हम लोग 3 से इस 75 में भाग देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 3 से जब हम लोग 75 में भाग देंगे तो ये कट पीट के यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया इसका मतलब क्या, हम इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे
और इस 25 को हम लोग इसके नीचे लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 से भाग लगाया 75 में तो शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग फिर से 3 से भाग लगाएंगे इस 25 में, यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं। तो 3 से अब 25 में भाग लगाइए, तो 3 से देखिए 25 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे शेषफल 1 आ गया। तो यहाँ पे जब शेषफल 1 आ गया तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग जिस भी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो फिर से हम लोग उसी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अगर फिर से 0 आ गया तो फिर से उसी संख्या से हम लोग भाग देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 0 के अलावा कुछ दूसरा आ रहा है नीचे, तो हम लोग उस अभाज्य संख्या के अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो देखिए हमने 3 से भाग दिया तो यहाँ पे 1 आ गया है, 0 नहीं आ रहा है। तो हम लोग 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो अब हम लोग इस 25 में 5 से भाग देंगे। तो देखिए 5 से भाग देने पर ये शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब इस 5 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला जो 5 है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। फिर लाइन खींचिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 से भाग देने पर 0 आ गया तो फिर से हम लोग 5 से भाग देंगे इस वाले में। तो यहाँ पे लिखिए 5 और यहाँ पे 5, तो भाग देने पर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए 0 आ गया तो हम लोग इस 5 को यहाँ पे लिख देंगे और इस 1 को नीचे लिख देंगे। तो हमें इस तरह से तब तक करना है जब तक यहाँ पे नीचे 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 5 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इन सब का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 150 बराबर इन सब का गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इस तरीके से हम लोग मतलब 150 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 150 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 है और हमने उतना ही ला दिया। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 630 का। तो यहाँ पे 630 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। यहाँ पे 630 लिखिए, ऐसी रेखा खींचिए, फिर ऐसा रेखा खींचिए। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 630 में 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 से भाग लगाया तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब इस 2 को यहाँ पे लिखिए और 315 को नीचे लिखिए। तो देखिए 2 से भाग लगाने पर यहाँ पे 0 आ गया। तो फिर से हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। तो फिर से 2 से इसमें भाग लगाए 315 में, 2 से 315 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल करने पर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो अब जब 0 नहीं आ रहा है तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये अभाज्य संख्या आता है। तो अब हम लोग 3 से भाग लगाएंगे इसी में 315 में। तो देखिए 3 से 315 में भाग लगाने पर यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया। मतलब कि हम लोग इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 105 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से भाग लगाने पर 0 आ गया है तो फिर से 3 से भाग देंगे इसी में 105 में। तो देखिए फिर से हम 3 से 105 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ गया है। तो जब 0 आ गया है तो इस 3 को यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे 35 को नीचे लिख लीजिए और यहाँ पे रेखा खींचिए। अब देखिए 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया है तो फिर से 3 से भाग देंगे। तो 35 में फिर से 3 से भाग दीजिए। तो देखिए भाग देने पर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो अब 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आती है। तो अब हम लोग 5 से भाग देंगे। तो देखिए 5 से हम लोग भाग देंगे, किस में देना है, इसी 35 में। तो देखिए 5 से भाग देने पर 35 में यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भागफल वाला 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से भाग देने पर यहाँ पे 0 आ गया है। तो फिर से हम लोग 5 से भाग देंगे इसमें 7 में। तो देखिए 5 से 7 में भाग देने पर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अब हम लोग 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 7। 7 देखिए आता है अभाज्य संख्या, तो अब हम लोग 7 से भाग देंगे इसी में। तो 7 से 7 में भाग देने पर यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये वाला 7 जो होगा, ये वाला 7 ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए नीचे 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 630 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इन सब का गुणा करेंगे 630 आ जाएगा। तो यहाँ पे 630 बराबर लिख लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 630 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग इस लास्ट वाले प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1323 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, यहाँ पे 1323 लिखिए, ऐसे रेखा खींचिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से भाग लगाइए। तो देखिए 2 से भाग लगाने पर यहाँ पे शेषफल 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो जब 0 नहीं आ रहा है तो 2 के बाद क्या आता है, 3। तो अब हम लोग 3 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 3 से भाग लगाने पर यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब ये वाला 3 यहाँ पे लिखिए और ये 441 यहाँ पे नीचे लिखिए। ठीक है, तो 3 से भाग लगाने पर 0 आ गया है शेषफल। तो फिर से इसमें 3 से भाग लगाएंगे 441 में।
तो देखिए 441 में हम लोग 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो इस 3 को यहाँ पे लिखिए और ये वाला जो भागफल है नीचे लिखिए 147। तो देखिए 3 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आ गया। तो फिर से 3 से भाग लगाएंगे इसी में 147 में, तो 3 से भाग लगाएंगे 147 में, तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया है। तो ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 49 कहाँ पे, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से भाग लगाया तो शेषफल 0 आ गया। तो फिर से 3 से भाग लगाएंगे इसमें 349 में, तो 49 में सॉरी, तो 49 में भाग लगाएंगे तो देखिए शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो जब 0 नहीं आ रहा है तो 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आती है, तो 5 से भाग देंगे इसमें 49 में, तो देखिए 5 से भाग देने पर शेषफल फिर भी 0 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है। तो अब हम लोग 7 से भाग लगाएंगे इसी 49 में। तो देखिए 7 से भाग लगाने पर यहाँ पे देखिए 0 आ गया है। तो ये वाला 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 7 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से भाग लगाने पर 0 आ गया है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 से 7 में भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। अब ये वाला 7 यहाँ पे लिखिए, नीचे 1 लिखिए, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि 1323 बराबर लिख सकते हैं इन सब का गुणा करके, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इतना भाग देना पड़ रहा है हमको। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो है ना, ये सब रफ कार्य है, और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगर आप लोग ये भाग करके अभाज्य गुणनखंड कर ले जा रहे हैं तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो आप लोग कॉपी पे केवल इतना ही करेंगे। ठीक है ना। ये सब आपका रफ कार्य है। तो इस तरीके से हमने अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसानी से समझ लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग 450 का अभाज्य गुणनखंड करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है।